मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 572 पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिल करना है। गाइज ये परमानेंट भर्ती है और ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। और गाइज अगर आप इस वीडियो से देख करके इस फॉर्म को भरेंगे तो आप गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, यानी कि सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 572 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो फीस पे करनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 450, एससी एसटी को 50, पीएच दिव्यांग को 50 और जीएसटी आपको अलग से 18% एक्स्ट्रा देनी होगी। फॉर्म आप लोग 15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी गई है। और एज लिमिट आप यहाँ पर देख ले कि 1/1/2026 तक काउंट की जाएगी। पे स्केल आपको किस क्रम में मिलेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपको अदर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी दी गई है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अच्छे से जो आपके नेम ऑफ ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग बताई गई है कि कौन से ऑफिस में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली गई है। फिर थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो आपकी अभी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट से दी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डबल चेक कर सकते हैं। तो एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से भी चेक कर लेना है और अगर उसके बाद में कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि एज लिमिट के अंदर यहाँ पर छूट भी दी जाएगी, जो कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की यानी कि वो 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी को 3 साल की जो कि 28 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर अच्छे से दी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लिया। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो रही है तो आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है, यानी कि ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तब जाकर के वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड गाइज जैसे ही ओपन हो जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ दे और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करेंगे। लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको नीचे अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूंगा, तो आपको भी आपका जो डोमेन है वो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अगेन आपको इस बार अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको लॉगिन डिटेल्स डिस्प्ले पर भी दिखाई देगी। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। गाइज यहाँ पर फोटो की गाइडलाइंस आप देख लीजिए कि किस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फोटो का साइज बेसिकली आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन आपका कम ज्यादा भी हो गया अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो सिग्नेचर है उसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हैं। और गाइज अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसमें चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका फोटो आपके पास है वो फोटो सेलेक्ट करना, ओपन करना। आपका फोटो इस तरह से प्रोसेसिंग होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे यूजिंग वेब कैमरा। अगर वेब कैमरा नहीं है यानी कि कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक है टू स्कैन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से और अपने मोबाइल से आपका लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेब कैमरा से फोटो अपलोड कर देता हूँ। मैं कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका फोटो कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे एंड देन आपको यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फाइल सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से अपलोड होकर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फॉर्म की बेसिक डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर पूछा है कि आर यू ए ग्रेजुएट और प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2026, यानी कि आप ग्रेजुएट है और आप 1/1/2026
2026 तक कोई हायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आता कि यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि 1/1/2026 तक ग्रेजुएट नहीं है और ना ही कोई हायर क्वालिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। अब आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC या फिर ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि काइंडली इंडिकेट द स्टेट यूटी फ्रॉम विच यू हैव पास्ड SSC मैट्रिकुलेशन, यानी कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं पास की है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पूछा है कि सिलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन से ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन है यूपी में कानपुर एंड लखनऊ, मैं तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, पहली चॉइस आप एग्जाम सेंटर के लिए किसको देना चाहते हैं वो सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है लैंग्वेज ऑफ LPT, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसकी लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है हिंदी का, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब वो यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए जो कि विकलांग है। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसमें यस करेंगे। नहीं है आप विकलांग तो आप नो कर देंगे। फिर आपके सामने बाकी के ऑप्शन डीएक्टिवेट रहेंगे। एक और विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWD एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2R। बेसिकली ये कहा है कि क्या आप RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं और आप लिखने में असमर्थ है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। तो इसके बाद आप नीचे आएंगे और देखेंगे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर एक और सवाल है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि DXS, यानी कि क्या आप उनके आश्रित है जो कि सर्विसमैन थे और जब वो जॉब कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, यानी कि क्या आप विडो है, डाइवोर्स्ड है वुमेन, या फिर आप अपने पति से अलग हो गए और आपने दोबारा शादी नहीं की, तो क्या आप उसके लिए रिजर्वेशन अलग से चाहते, रिजर्वेशन नहीं माफ़ी चाहता हूँ, रिलैक्सेशन यानी कि जो छूट मिलती है क्या वो आप चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि आर यू करंट फुल टाइम स्टाफ ऑफ RBI, क्या आप RBI के फुल टाइम स्टाफ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ RBI, यानी कि क्या आप RBI के एक्स एम्प्लॉय है, पहले आपने जॉब किया RBI के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट देना चाहते तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद आप आपका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर भी डाल देंगे। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है कि आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज आई नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बेसिकली क्या आप प्रोफिशिएंट है उस लैंग्वेज में जो कि आपकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि मैं यूपी से भर रहा हूँ तो यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्शन में आई थी हिंदी, तो क्या हिंदी आपको लिखनी पढ़नी बोलनी और समझनी आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। नो करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर एक और सवाल है कि वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग PSU, बेसिकली ये पूछे क्या आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। इसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पर्सनल डिटेल आती है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करना है, पहले डे, उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो, और फिर जो भी ईयर है आपका वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज आपको इसमें आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जुड़वा है तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे। उसके बाद में आपको नेम ऑफ ट्विन यानी कि आपके जुड़वा का नाम भी देना है और उसका जेंडर भी बताना है। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन गाइज आपको सेम वे में आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डाल देना है। शादी हो चुकी है तो आपको आपके स्पाउस यानी कि पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा। इसके बाद आता है एड्रेस फॉर यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल देंगे, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि कोमा, स्लैश, ये सब आप यूज नहीं करेंगे। एंड एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइप मत करना, नहीं तो एरर आता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, और ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन नीचे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि क्या
आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आती है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जो जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि स्लिप होती है वो भेजना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में आपको अकाउंट होल्डर नेम के अंदर जिस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम यहाँ पर लिखना है, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, नंबर को दोबारा डाल देना है अपने बैंक अकाउंट के। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, कौन सा बैंक है और कहाँ पर है। जैसे कि मेरा बैंक मान लीजिए सहारनपुर में है और वो है कोर्ट रोड सहारनपुर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोर्ट रोड सहारनपुर ब्रांच, इस तरह से आपको लिखना है। फिर टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है करंट है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो आईएफएससी कोड है वो भी यहाँ पर डाल देना है। ये आईएफएससी कोड आपको आपकी पासबुक या और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा और आप इसको ऑनलाइन वे में भी सर्च करके निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको ये बोला कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द रीजनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि जिस ज्यूरिडिक्शन से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ज्यूरिडिक्शन से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास होनी चाहिए। अब आप सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10वीं आपने कब पास कर ली थी, वो डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले ईयर, फिर यहाँ पर आपका जो मंथ है वो, उसके बाद में डे, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर जिस बोर्ड से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उस बोर्ड का नाम आपको देना है। फिर किस क्या क्लास आपकी आई थी, फर्स्ट, सेकंड या पास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं परसेंटेज वो पास क्लास में आते हैं। तो दिए गए एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब आती है 12वीं। तो अगर आपने 12वीं भी किया तो 12वीं भी आप सेम वे में भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड में बताना है कि आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या था, तो जो भी था वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे और फिर कब आपने इसको पास कर लिया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपने किस बोर्ड से की है आपकी 12वीं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और क्लास क्या थी वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 12वीं नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे। फिर आती है लैंग्वेज नोन। तो जैसे कि यहाँ पर मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इंग्लिश तो तभी टिक करने का, नहीं आती हो तो उसको ऐसे ही ऑफ रहने दीजिएगा। फिर अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है जैसे कि पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी होती है, तो आप हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर आपको कोई और आती है वो भी आप यहाँ पर लिख करके बता देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर टिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। एंड अब आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन का ऑप्शन आ चुका है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको दिया गया है। इसमें आपको गाइज क्या अपलोड करना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड कर दीजिए, यानी कि आपके बाएं अंगूठे का निशान या फिर दाएं का भी आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर लोड होकर के आपके सामने आ जाएगी और जैसे ही आपको आपकी फाइल यहाँ पर देखने को मिल जाए उसके बाद आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो गाइज हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये रहेगा जो आपके सामने है। ये लाइंस मैं आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दे दूंगा। जब आप हमारी वेबसाइट ये वाली ओपन करेंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल दूंगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से, और फिर आपको ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है वो लाइन एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और जहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और बाकी की लाइन ऐसे लिख देनी है जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उस फाइल को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक नीचे ऑप्शन है कि आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स, जैसे कि नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी ग्रेजुएशन डिटेल्स, यानी कि मैं अग्री करता हूँ डिजिलॉकर से अपनी डिटेल्स फैच कराने के लिए। अगर आप अग्री कर रहे हैं तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा, आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे और अपनी इन डिटेल्स को अलाउ करेंगे। अगर आप नहीं फैच कराना चाहते वहाँ से इन्फॉर्मेशन तो आप नो कर दीजिए और सिक्योरिटी कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कैप्चा कोड भी है, आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल रहेगा तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने जो फॉर्म का वो फाइनल प्रिंट है ले पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर इसमें पेमेंट करने में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। सिंपली मैंने UPI सेलेक्ट किया तो मैं इस QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दूंगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग